जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी बड़ी ही कामयाबी होगी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज का 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है पृष्ठ रसायन, उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस सेशन में हम लोग 60+ MCQs को देखेंगे जो कि आप सबके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 10⁻⁻6 माइनस 10⁻⁻9 m। ऑप्शन बी में है 10⁻⁻9 माइनस 10⁻⁻12 m। ऑप्शन सी में है 10⁻⁻5 माइनस 10⁻⁻9 m। ऑप्शन डी में है 10⁻⁻12 माइनस 10⁻⁻19 m। तो 4 ऑप्शन दिए गए और इस क्वेश्चन में बताना है कोलाइडी कण में जो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार कितना होता है, क्या होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 10⁻6 माइनस 10⁻9 m। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि से किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन से धातु है जिसका निष्कर्षण मैक आर्थर विधि द्वारा किया जाता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है Ag, ऑप्शन बी में है Fe, ऑप्शन सी में है Cu, ऑप्शन डी में है Na। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वो धातु है जिसका निष्कर्षण मैक आर्थर विधि द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि लवण धातु में जो KCl होता है वो प्रयुक्त होता है किस लिए, क्योंकि क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है यह एक वैद्युत अपघट्य है, ऑप्शन बी में है यह वैद्युत का सुचालक है, ऑप्शन डी में है यह जिलेटिन के साथ गाढ़ा विलयन बनाता है, ऑप्शन डी में है K+ और यहाँ पर Cl माइनस आयनों के चालकता लगभग बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग को बताना है कि लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्योंकि K+ और Cl माइनस आयनों में चालकता लगभग बराबर होता है, इसलिए लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध है। दूध क्या है। जल में परिक्षेपित वसा है, वसा में परिक्षेपित जल है, तेल में परिक्षेपित वसा है या फिर तेल में परिक्षेपित जल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल में परिक्षेपित वसा है। दूध एक जल में परिक्षेपित वसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के जो ठोस सतह होते हैं उस पर अधिशोषण की जो मात्रा होती है निर्भर करती है किस पर, गैस के ताप पर। ऑप्शन बी में है गैस के दाब पर, ऑप्शन सी में है गैस की प्रवृत्ति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी पर। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की जो मात्रा होती है वो गैस के ताप पर निर्भर करती है, गैस के दाब पर निर्भर करती है और गैस के प्रवृत्ति पर, इन तीनों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए में है सोडियम, ऑप्शन बी में है लोहा, ऑप्शन सी में है जिंक, ऑप्शन डी में प्लेटिनम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लेटिनम वो धातु है जिसमें प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्लेटिनम जो धातु है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मतलब जो नेचर होती है, नेचर जो होती है उसमें ये आज़ाद मतलब बहुत मात्रा में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सक्रिय चारकोल द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है।
इनमें से कौन गैस है जो सक्रिय चारकोल द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में N2, ऑप्शन बी में O2, ऑप्शन सी में H2, ऑप्शन डी में SO2। तो ऐसा कौन सा गैस है जो सक्रिय चारकोल में आसानी से अवशोषित हो जाता है? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, SO2 वो गैस है जो सक्रिय चारकोल द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 2SO2 ये गैस है और प्लस O2 ये भी गैस है, इन दोनों का मिश्रण कराया जा रहा है तब B2O5S और 5O2 बन रहा है और यह एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में समांग उत्प्रेरण का, ऑप्शन बी में विषमांग उत्प्रेरण का, ऑप्शन सी में ऋणात्मक उत्प्रेरण का, ऑप्शन डी में आकृति चयनात्मक उत्प्रेरण का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये विषमांग उत्प्रेरण का एक उदाहरण है। ये जो रिएक्शन दिया गया है ये विषमांग उत्प्रेरण का एक उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जीत और हार अपनी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो दोस्तों आप लोग को मानना नहीं है, आप लोग को ठानना है, आप लोग को जीतना है। ये एग्ज़ाम ये जो आप लोग अभी तैयारी कर रहे वो एग्ज़ाम जीतना है, आप लोग को एक एम हासिल करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है लोहा धातु के निष्कर्षण में प्रद्रावण की विधि में बनने वाले धातु मल की रासायनिक संरचना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, CaSiO3। लोहा धातु के निष्कर्षण में जो प्रद्रावण की विधि में बनने वाले धातु मल की रासायनिक संरचना है वह है CaSiO3। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है? ये जो मांड विधि है उसके द्वारा ऐसा कौन सा धातु है जिसको शुद्ध किया जाता है, मतलब साफ किया जाता है? तो ऑप्शन ए में Ti, ऑप्शन बी में Zn, ऑप्शन सी में Ni, ऑप्शन डी में Fe। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी Ni। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी लैंथेनोइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था समान है? ऑप्शन ए में +2, ऑप्शन बी में +3, ऑप्शन सी में +4, ऑप्शन डी में +5। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, +3। सभी लैंथेनोइड के लिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था समान है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। आयनिक धातु के जो आयनिक पहचान होती है और उसके मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए और इनका जवाब हम लोग को बताना है। ऑप्शन में है EDTA, ऑप्शन बी में है DMG, ऑप्शन सी में है अल्फा न्यूट्रोसो बीटा नेप्थॉल, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। धातु आयनों की जो पहचान है और उसके मात्रात्मक अपकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं जो में है EDTA और DMG और अल्फा नीटोशो और बीटा निप्थोल। ये 3 ऑप्शन है जो सही है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन प्यूरिन व्युत्पन्न है? ऑप्शन ए में साइटोसिन, ऑप्शन बी में है ग्वानिन, ऑप्शन सी में है यूरेसिल, ऑप्शन डी में थाइमिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्वानिन। ग्वानिन जो है प्यूरिन व्युत्पन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण क्या कहलाता है? द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है जेल, ऑप्शन बी में है फने, ऑप्शन सी में पायस, ऑप्शन डी में एरोसोल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पायरस। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण पायस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन नियम गति का क्या कारण है? ऑप्शन ए में है द्रव अवस्था में ताप का उतार चढ़ाव, ऑप्शन बी में कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब पास आना और प्रतिकर्षण मतलब दूर जाना। परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों का संघात, ऑप्शन डी में है कणों का आकार। तो
क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात, ये बाउन गति का कारण है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है धनात्मक शॉल के अष्टकंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए में है K4 FeCN6, ऑप्शन बी में AlCl3, ऑप्शन सी में है CuSO4, ऑप्शन डी में C2H5OH। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए K4 FeCN6। ये है धनात्मक शॉल के स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ, मतलब सबसे अधिक प्रभावी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है किसी आयन का अस्कंदन प्रभाव निर्भर करता है? ऑप्शन ए में संयोजकता के चिन्ह पर, ऑप्शन बी में संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर, ऑप्शन सी में आवेश के चिन्ह पर, ऑप्शन डी में आकार पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर किसी आयन का जो अष्कंदन प्रभाव निर्भर करता है वह है ऑप्शन बी राइट है, जो कि संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर निर्भर करता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। यदि किसी काम को करने में आप लोग को डर लग रहा है तो याद रखिए यह संकेत है कि आप जो काम कर रहे हैं वो वाकई में बहुत ही बहादुरी का काम है। तो अगर आप लोगों को डर लग रहा है कि आप लोग कैसे एग्ज़ाम देंगे तो डरना नहीं है, क्योंकि आप लोग इस प्रोसेस के थ्रू ही, अगर आप लोग इस डर को अपने अंदर से भगाएंगे और उसे हरा करके और अंदर से भगाने के लिए आप लोग को पढ़ना होगा। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा तो ये डर भाग जाएगा। और मन में ये नहीं लाना है कि डर लग रहा है एग्ज़ाम देंगे या नहीं, वो सब नहीं करना है। आप लोग मैट्रिक का भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें भी आप लोग को डर लग रहा हो, उसको डर को दूर किया और बोर्ड एग्जाम में बैठे। उसी तरह 12th का भी एग्ज़ाम देना है, तो इसलिए प्रिपरेशन हम लोग को अभी से करते जाना है। डरना नहीं है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरा बस नहीं है, उनको भी ये काम करके दिखलाना है। तो दोस्तों वैसे मतलब ये जो लाइन था आप लोग को कहने का, जो हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखलाना है। तो यही बात दिमाग में रखना है कि जिन्होंने मुझे ये कहा था कि तुमसे ये नहीं होगा, उनको तो साबित करना है, अपने आप को साबित करना है कि हम है क्या। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है क्रिस्टल लाभ कोलाइडी से भिन्न है? ऑप्शन ए में कणों की आकृति में, ऑप्शन बी में कणों के आकार में, ऑप्शन सी में है वैद्युतीय व्यवहार में, ऑप्शन डी में है विलेयता में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कणों के आकार में। क्रिस्टल लाभ कोलाइड से भिन्न है वो है कणों के आकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है? सॉल, जेल, पायस या फिर फोम? क्या कहलाता है ठोस पदार्थ के किसी द्रव का परिक्षेपण? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, जेल। जेल ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण जेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यह भी एक कारण है कि क्या? ऑप्शन ए में इनके कणों का आकार लगभग परमाणु के बराबर होता है, ऑप्शन बी में है इनका अधिक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ऑप्शन सी में इसकी भौतिक अवस्था के कारण यह शीघ्र क्रिया करता है, ऑप्शन डी में है यह एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता में यह भी एक कारण है। क्या है वो कारण? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब वह होगा ऑप्शन बी, इसका अधिक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आइसक्रीम के निर्माण में जेलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि? आइसक्रीम के निर्माण मतलब आइसक्रीम बनाने के लिए जो जेलेटिन का उपयोग किया जाता है वह किस लिए किया जाता है? क्योंकि इसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में जेलेटिन से आइसक्रीम का स्वाद अच्छा हो जाता है, ऑप्शन बी में है जेलेटिन बर्तन के कणों को बांधे रखती है, ऑप्शन सी में जेलेटिन बर्फ के कणों का अष्टकंदन से रक्षण करती है, ऑप्शन डी में जेलेटिन आइसक्रीम का मूल्य घटाने के लिए मिलाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह है जेलेटिन बर्फ के कणों का अष्टकंदन से रक्षण करती है, ये इनका सही जवाब है। आइसक्रीम के निर्माण में जेलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि जेलेटिन बर्फ के कणों का अष्टकंदन से रक्षण करती है। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है एल्बुमिन का स्थिरांक जेलेटिन से अधिक परंतु स्टार्च से कम है।
गोंद का स्वांश स्टार्च से कम परंतु एल्बुमिन से अधिक है। इन द्रव श्रेणी कोलाइडों में सबसे उत्तम संरक्षित कोलाइड कौन है, मतलब है कौन? ऑप्शन ए में है गोंद, ऑप्शन बी में जिलेटिन, ऑप्शन सी में स्टार्च, ऑप्शन डी में है एल्बुमिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है जिलेटिन। जिलेटिन सबसे उत्तम संरक्षित कोलाइड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं परंतु कोलाइडी कण नहीं निकल पाते हैं? ऑप्शन ए में है फिल्टरन, ऑप्शन बी में है पेप्टिकरण, ऑप्शन सी में अस्कंदन, ऑप्शन डी में है अपोहन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है अपोहन। उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। उस प्रक्रम को अपोहन कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर निकल पाते हैं परंतु कोलाइडी कण नहीं निकल पाते, वो जो प्रक्रम होती है उसे अपोहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयनों के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी कौन है? ऑप्शन ए में कोलाइडी विलयन के कणों की वास्तविक विलयन के कणों से बड़ी साइज, ऑप्शन बी में है कोलाइडी कणों के अधिशोषण की प्रबल प्रवृत्ति, ऑप्शन सी में है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन डी में है कोलाइडी कणों का वैद्युत आवेश और उनकी ब्राउनियम गति। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी, कोलाइडी कणों का वैद्युत आवेश और उनकी ब्राउनियम गति। ये कोलाइडी विलयनों के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बादल, कोहरा, कुहासा, द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल है। धूम यानी स्मोक किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? ऑप्शन ए में है ठोस गैस, ऑप्शन बी में है गैस ठोस, ऑप्शन सी में है द्रव गैस, ऑप्शन डी में है गैस ठोस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है बादल, कोहरा और कुहासा द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल है। मतलब जो बादल, कोहरा यानी जो ठंडे के मौसम में कुहासा लगता है वो ये सब द्रव गैस है, कोलाइडी गैस है, मतलब द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल है। लेकिन जो धूम है, धुआं स्मोक, किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है वो पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, ठोस और गैस। ये जो धूम है वो ठोस गैस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में है उत्क्रमणीय कोलाइड, ऑप्शन बी में है अनुत्क्रमणीय कोलाइड, ऑप्शन सी में है हाइड्रोसोल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी, द्रव विरोधी जो कोलाइड है वो अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध एक उदाहरण है किसका? झाग का, पायस का, जैल का या फिर सॉल का? तो दूध जो है एक उदाहरण है वह है पायस का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूध एक उदाहरण है पायस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या है? ऑप्शन ए में है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी में है सक्रियण ऊर्जा को घटाता है, ऑप्शन सी में है अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टिकोण से अपरिवर्तित होता है, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा सभी। फर्स्ट, इस क्वेश्चन में पूछा गया किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, सक्रिय ऊर्जा को भी घटाता है और अभिक्रिया के अंत में जो रासायनिक दृष्टिकोण से परिवर्तित होता है वो भी क्रिया करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? ऑप्शन ए में है क्षार धातुएं, ऑप्शन बी में है संक्रमण धातुएं, ऑप्शन सी में है क्षारीय मृदा धातुएं, ऑप्शन डी में है रेडियो सक्रिय धातुएं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, सक्रिय धातुएं। सक्रिय धातुएं प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है। ऑप्शन ए में है TnO2, ऑप्शन बी में है Pt, ऑप्शन सी में है जाइमेज, ऑप्शन सी में है Ni। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा जाइमेज। तापक्रम के बदलाव में प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है वह है जाइमेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? ऑप्शन ए में Fe, ऑप्शन बी में है MO, ऑप्शन सी में है Ni, ऑप्शन डी में है PT। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी Ni। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है PT, ऑप्शन बी में Ni, ऑप्शन सी में MO, ऑप्शन डी में है V2O5। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी Ni। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में Ni उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में Fe उत्प्रेरक के लिए वर्धक का कार्य करता है। वर्धक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए में Cu, ऑप्शन बी में है MnO2, ऑप्शन सी में है Ni, ऑप्शन डी में है MO। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा MO, ऑप्शन डी। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में Fe उत्प्रेरक के लिए वर्धक का जो कार्य करता है वह है MO। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है उत्प्रेरकीय गुण प्रायः दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन ए में संक्रमण तत्व, ऑप्शन बी में असंक्रमण तत्व, ऑप्शन सी में अंतर संक्रमण तत्व, ऑप्शन डी में प्रारूपी तत्व। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह है ऑप्शन ए संक्रमण तत्व दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल जिसका रासायनिक नाम है C2H2O4 के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है MnO पर पावर -4, ऑप्शन बी में है MnO2, ऑप्शन सी में है Mn++ यानी 2 बार प्लस है, ऑप्शन डी में H+। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए Mn++। अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है वह है Mn++। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धक का कार्य होता है। ऑप्शन ए में अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, ऑप्शन बी में है उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाना, ऑप्शन सी में है अभिक्रिया के ताप को बढ़ाना, ऑप्शन डी में है अभिक्रिया के उत्पादों की सक्रियता को बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है चेंबर विधि से H2SO4 के उत्पादन की अभिक्रिया 2SO2 जो कि गैस है प्लस O2 इनके साथ अभिक्रिया कर रहा है, फिर 2SO3 गैस बना रहा है, उसमें किस उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन ए में PT, ऑप्शन बी में है NO, ऑप्शन सी में Cu, ऑप्शन डी में है Fe। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी NO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 का अपघटन मंद हो जाता है, यहाँ ग्लिसरीन है। ऑप्शन ए में विष, ऑप्शन बी में अशदमक, ऑप्शन सी में वर्धक, ऑप्शन डी में सभी। इनमें से सभी यानी तीनों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी संदमक। ये सही जवाब है। ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 का अपघटन मंद हो जाता है, यहाँ ग्लिसरीन संदमक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है एंजाइमों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए एंजाइमों की उत्प्रेरक सक्रियता ताप एवं pH परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करती है। जो प्लेटिनम है वो उत्प्रेरक के लिए विष यानी जहर का काम करती है। ऑप्शन ए में सल्फर के ऑक्साइड, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन सी में आर्सेनिक के ऑक्साइड, ऑप्शन डी में है अमोनिया के ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी आर्सेनिक के ऑक्साइड। प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करती है वह है आर्सेनिक के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल में अब स्फोट क्वेश्चन नंबर 41 है पेट्रोल में अब स्फोटक रोधी कारक के रूप में थोड़ा टेट्रोएथिलेट यानी TEL मिलाया जाता है।
ऑप्शन ए में प्रेरित उत्प्रेरक का, ऑप्शन बी में है ऋणात्मक उत्प्रेरक का, ऑप्शन सी में धनात्मक उत्प्रेरक का, ऑप्शन डी में स्व उत्प्रेरक का। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बढ़ाकर उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ा देता है? ऑप्शन ए में अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी में है आणविक टक्करों की आवृत्ति, ऑप्शन सी में है अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, ऑप्शन डी में है सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के अणुओं का अनुपात। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी, सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के अणुओं का अनुपात। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अंत तक बने रहिए। इस सेशन में हम लोग 60+ MCQs को देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग का 42 ही हुआ है, अभी कुछ बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है? ऑप्शन ए में है सक्रिय चारकोल, ऑप्शन बी में है सिलिका जेल, ऑप्शन डी में प्लेटिनम ऑप्शन सी में प्लेटिनम ब्लैक, ऑप्शन डी में है लौह चूर्ण। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है ऑप्शन सी है प्लेटिनम ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड सॉल्ट है। ऑप्शन ए में बेरियम सल्फेट सॉल्ट, ऑप्शन बी में आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट, ऑप्शन सी में स्टार्च विलियन, ऑप्शन डी में है सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह है स्टार्च विलियन। हाइड्रोफिलिक कोलाइड जो सॉल्ट है वह है स्टार्च विलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनावेशी सॉल्ट है रक्त, ऑप्शन बी में है प्रबल अम्लीय विलियन में जिलेटिन, ऑप्शन सी में धुआं, ऑप्शन डी में क्ले मिट्टी। धनात्मक सॉल्ट क्या है वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह है ऑप्शन बी, प्रबल अम्लीय विलियन में जिलेटिन है कौन? धनावेशित सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व उत्प्रेरक में क्या होता है? अभिकारक उत्प्रेरित करता है, ऑप्शन बी में है अभिक्रिया में उत्पन्न ताप उत्प्रेरित करता है, ऑप्शन सी में प्रतिफल उत्प्रेरित करता है, ऑप्शन डी में विलायक उत्प्रेरित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह है ऑप्शन सी, प्रतिफल उत्प्रेरित करता है कौन? स्व उत्प्रेरण में प्रतिफल उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लायोफिलिक सॉल्ट बनाने में व्यवहार नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में स्टार्च, ऑप्शन बी में गोंद, ऑप्शन सी में जिलेटिन, ऑप्शन डी में धातु का सल्फाइड। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह है ऑप्शन डी, धातु के सल्फाइड। जो धातु के सल्फाइड है वो पदार्थ लायोफिलिक सॉल्ट बनाने में व्यवहार नहीं किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि कौन सा पदार्थ जो लायोफिलिक सॉल्ट बनाने में व्यवहार किया जाता है, तब वहाँ पे स्टार्च, गोंद, जेलेटिन ये तीन होते जो पदार्थ लायोफिलिक सॉल्ट बनाने में व्यवहार किया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, धातु का सल्फाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत में की जा सकती है? ऑप्शन ए में समांगी उत्प्रेरण, ऑप्शन बी में विषमांगी उत्प्रेरण, ऑप्शन सी में है अम्ल क्षार उत्प्रेरण, ऑप्शन डी में है एंजाइम उत्प्रेरण। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह है ऑप्शन बी, विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत में किया जा सकता है, ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए कि ये सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है और इसमें से कितने क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को मालूम है, कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से किस धातु सॉल्ट में ब्रीडिंग आर्क विधि से नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए में Cu, ऑप्शन बी में के, ऑप्शन सी में Au, ऑप्शन डी में Pt। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह है ऑप्शन बी, के। पोटेशियम धातु सॉल्ट में ब्रीडिंग आर्क विधि से नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, लेगम्यूर अधिशोषण समतापी अच्छी तरह कार्यशील है जहां क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में बहुपरतीय अधिशोषण हो सकता है, ऑप्शन बी में है एक परतीय अधिशोषण होता है, ऑप्शन सी में प्राथमिक प्रावस्था में एक आणविक अधिशोषण हो और बाद में बहुआण्विक अधिशोषण हो, ऑप्शन डी में है सभी
उपयुक्त स्थितियों में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, एक परतीय अधिशोषण होता है। लैग म्यूर अधिशोषण समतापी अच्छी तरह से कार्यशील है जहां पर एक परतीय अधिशोषण होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, ताजे अवक्षेप को कोलाइडल विलयन में बदला जा सकता है। ऑप्शन ए में है कोगुलेशन, ऑप्शन बी में पेप्टाइजेशन, ऑप्शन सी में है डिफ्यूजन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह है ऑप्शन बी, पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है क्या कहलाता है? अधिशोषक, अधिशोषण, अधिशोषक और अधिशोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए, अधिशोषक। पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है वो अधिशोषक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह है ऊष्माक्षेपी। अभी अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है वह होती है ऊष्माक्षेपी में। क्वेश्चन नंबर 54 है, अधिशोषण जिसमें अधिशोषक एवं अधिशोष मुक्त संयोजकता द्वारा संलग्न होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में है भौतिक अधिशोषण, ऑप्शन बी में रासायनिक अधिशोषण, ऑप्शन सी में अवशोषण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है रासायनिक अधिशोषण, ऑप्शन बी राइट है। अधिशोषण जिसमें अधिशोषक एवं अधिशोष मुक्त संयोजकता द्वारा संलग्न होती है वह रासायनिक अधिशोषण कहलाते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा की अपेक्षा क्या होती है? ऑप्शन ए में है कम, ऑप्शन बी में अधिक, ऑप्शन सी में कम और अधिक दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। जो रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा होती है वह भौतिक अधिशोषण की अपेक्षा ऊष्मा की भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से उत्प्रेरक का लक्षण प्रकट करता है कौन? ऑप्शन ए में साम्य, यह साम्य बिंदु को परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी में है किसी अभिक्रिया को प्रारंभ कराता है, ऑप्शन सी में है अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ऑप्शन डी में है यह किसी अणु की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह है ऑप्शन सी, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक का लक्षण प्रकट करता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। ऑप्शन ए में एंथैल्पी को घटाकर, ऑप्शन बी में आंतरिक ऊर्जा को कम करके, ऑप्शन सी में सक्रियण ऊर्जा को घटाकर, ऑप्शन डी में सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह है ऑप्शन सी, सक्रियण ऊर्जा को घटाकर उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, जैव उत्प्रेरक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह है ऑप्शन ए, एक एंजाइम। जैव उत्प्रेरक जो होता है वह होता है एक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है किस पर? द्रव्यमान पर, विलेयता पर, कणों के आकार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्प्रेरण की क्रियाशीलता कणों के आकार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है क्योंकि अधिशोषण अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। यह सही जवाब है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन ए में आयोडीन चूर्ण, ऑप्शन बी में आयरन चूर्ण, ऑप्शन सी में मैग्नीज ऑक्साइड, ऑप्शन डी में सक्रिय चारकोल। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह है ऑप्शन ए, आयोडीन चूर्ण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में आयोडीन चूर्ण प्रयुक्त उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्प्रेरक के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन में है यह कभी कभी अभिकारक के सापेक्ष अति विशिष्ट होते हैं, जो कि ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी में है अभिक्रिया के अंत में ये संघटन एवं द्रव्यमान में
अपरिवर्तित रहते हैं, ये सही है। ऑप्शन सी में है ये अभिक्रिया को चालू नहीं कर सकते, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य को परिवर्तित नहीं करते हैं, तो ये भी रॉन्ग था। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बी में है जो अभिक्रिया के अंत में ये संगठन एवं द्रव्यमान में अपरिवर्तित रहते, ये उत्प्रेरण के संदर्भ में असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम के संदर्भ में कौन सही है? तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो ऑप्शन बी, ये विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं और क्रिया में अति विशिष्ट होते हैं, ये एंजाइम के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में प्रेरक उत्प्रेरक क्या है? ऑप्शन ए में केवल अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं, ऑप्शन बी में पश्च अभिक्रिया की अपेक्षा अग्र अभिक्रिया की दर को अधिक बढ़ाते हैं, ऑप्शन सी में भिन्न भिन्न मात्रा में अग्र अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं और पश्च की दर घटाते हैं, और जो ऑप्शन डी में है वह है अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रिया की दर को समान रूप में बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह है ऑप्शन डी, अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं की दर को समान रूप में बढ़ाते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होता है क्योंकि ऑप्शन ए में कम पृष्ठ क्षेत्रफल उपलब्ध होता है, जो कि ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी में अधिक सक्रिय केंद्र बनते हैं, ये सही है। ऑप्शन सी में अणुओं की सीमित संख्या होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है, ये भी रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, अधिक सक्रिय केंद्र बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम के संदर्भ में असत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ये किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं, ये रॉन्ग है एंजाइम के संदर्भ में। और 3 सही है, सही में है ये कोलाइड अवस्था में होते हैं, ये उत्प्रेरक और एंटीजन एक एंजाइम है, ये 3 सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया एंजाइम के संदर्भ में असत्य है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।